हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ का तीसरा लेसन जिसका नाम है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। यानी ऑक्सफोर्ड ने क्या परिभाषा दी है कि बुद्धि प्रत्यक्षण करने, सीखने और समझने और जानने की योग्यता है। अब हम जानते हैं कि एल्फ्रेड बीने ने क्या कहा है। एल्फ्रेड बीने ने बुद्धि के विषय में शोध करने वाले ये पहले मनोवैज्ञानिक थे। यानी बुद्धि के विषय में सबसे पहले शोध किसने किया था? एल्फ्रेड बीने ने किया था। इन्होंने इसकी क्या परिभाषा की कि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा था? एल्फ्रेड बीने ने कहा था। फिर आते हैं वेसलर। वेसलर ने क्या कहा कि बुद्धि वह समग्र क्षमता है, समग्र या संपूर्ण क्षमता बोला है किसने? वेसलर ने। क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने और अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यानी वेसलर ने इसको एक तो समग्र क्षमता कहा है और फिर चिंतन करने, व्यवहार करने और पर्यावरण से क्रिया करने के लिए इसे बुद्धि शब्द का उपयोग किया है। फिर आते हैं बकिंघम। बकिंघम ने क्या कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। फिर आते हैं टर्मन। टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। यानी अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? टर्मन ने कहा है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इसके फैक्ट और कुछ इसकी जानकारी लेते हैं कि समायोजन की योग्यता है वो क्या है? बुद्धि है। बुद्धि ही समायोजन की योग्यता है, बुद्धि ही सीखने की योग्यता है और बुद्धि ही अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इन सभी को बुद्धि कहा गया है। इस प्रकार की योग्यताओं को क्या कहा गया है? बुद्धि की। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। बुद्धि ज्ञान नहीं, यद्यपि इसके साथ संबंध अवश्य है। यानी बुद्धि ज्ञान नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, वो इंटेलिजेंस नहीं कहा जा सकता, बल्कि नॉलेज के साथ इसका संबंध जरूर है बुद्धि का। बुद्धि एक टैलेंट नहीं है, बुद्धि कोई टैलेंट नहीं है। बुद्धि प्रतिभा के दो पक्ष में से केवल एक पक्ष यानी मौलिक योग्यता से संबंधित रखती है। बुद्धि कोई स्मृति नहीं है, बुद्धि टैलेंट नहीं है, बुद्धि नॉलेज नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है, बुद्धि स्किल नहीं है। बुद्धि मेमोरी क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बार कम बुद्धि वाले लोग भी स्मृति तेज होती है। यानी जिनका आईक्यू, बुद्धि तो कम होती है लेकिन उनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, बहुत लंबे टाइम की बातें याद रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें याद रख लेते हैं। ये बुद्धि है, कोई स्किल नहीं है, क्योंकि कौशल सीखा जा सकता है, अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि को विकसित नहीं किया जा सकता। ये किस पे निर्भर करती है? ये जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक पे निर्भर करती है, जो हम आगे देखेंगे जब हम वातावरण और आनुवंशिकता का अध्ययन करेंगे, वहां पे इसकी बात जरूर की जाएगी। नेक्स्ट, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है और प्राकृतिक शक्ति है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक प्राकृतिक या फिर जन्मजात शक्ति है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। यानी किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है, उसके बाद में उसका विकास रुक जाता है, किशोरावस्था के समाप्त होने तक ही। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक का वातावरण भी अलग है और वंशानुक्रम भी अलग अलग होता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है और लिंग में भिन्नता के कारण बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि मेल में कम, फीमेल में कम पाई जाती है, तो इस लिंग के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धि पर। बुद्धि समायोजन स्थापित करने की एक योग्यता है। बुद्धि व ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, यानी नॉलेज और इंटेलिजेंस में
घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग जीवन में बुद्धि कहलाता है। यानी ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग ही क्या है, वही आपकी इंटेलिजेंस है। यानी नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज का प्रयोग आना जरूरी है, वही आपकी बुद्धि है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धि के लिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा क्या है, सोशल, जो भी हम पढ़ेंगे। पहला है कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी मूर्त, गामक या फिर स्थूल बुद्धि के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो भी टर्म्स आपकी साइकोलॉजी में हैं उसको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ज़रूर याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही नाम होता है, हिंदी में उसके शब्द का जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे इसके मूर्त, गामक और स्थूल बुद्धि नाम दिया गया है। इंग्लिश में कंक्रीट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों या फिर हस्तकला की निपुणता से होता है। यानी ऐसी चीज़ों में जो निपुण होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि भी यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यांत्रिक या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है किसको, कंक्रीट इंटेलिजेंस को। इसमें करने वाले जिनमें कंक्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे, वो कारीगर होंगे, मैकेनिक होंगे, इंजीनियर होंगे और औद्योगिक कार्यकर्ता होंगे। नंबर 2 पे आती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक या सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्थूल बुद्धि किसको, कंक्रीट को, और एब्स्ट्रैक्ट को सूक्ष्म बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों एवं सूत्रों आदि की में प्रस्तुत समस्याओं का सुलझाने की योग्यता शामिल होती है। यानी पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित जो भी जिस प्रकार की भी समस्याएं आती है उसको समझाने की योग्यता शामिल इस प्रकार की बुद्धि में होती है। अब इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले कौन सा व्यवसाय ज़्यादा करेंगे, वो होंगे लेखक होंगे, शिक्षक होंगे, दार्शनिक होंगे, कहानीकार होंगे, गणितज्ञ होंगे या फिर पेंटर होंगे। तो पेंटर यानी जो शब्द और अंकों से संबंधित समस्याओं का भी ज्ञान रखते हैं वो पेंटर भी होते हैं। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षक है उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या फिर सोशल। 3 प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो शिक्षक में किस प्रकार की, लेखक में किस प्रकार की, दार्शनिक में, और ऊपर जो कंक्रीट इंटेलिजेंस के भी एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इंटेलिजेंस, यानी सामाजिक बुद्धि। नाम से पता है जो सामाजिक प्राणी होगा, जो ज़्यादा सामाजिकता के गुण रख रहा होगा, वो उसमें सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाएगी। वह बुद्धि जिसके सहारे व्यक्ति अन्य को समझता है वो कौन सी होती है, सामाजिक बुद्धि। व्यवहार में कुशलता दिखाता है, सामाजिक संबंधों को अच्छे बनाए रखता है और समायोजित करता है, वो कौन सी होती है, सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले कौन से एग्जाम्पल है, जैसे नेता लोग हो गए, व्यवसायी हो गए, है ना, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। इनमें सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें सबसे ज़्यादा सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि नेता है या फिर बिजनेसमैन है, इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, अधिक बुद्धि पाई जाती है, वो होती है इनमें सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बुद्धि के सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके जानेंगे। बुद्धि के सिद्धांत हैं वो 2 प्रकार के अप्रोच उपागम में आते हैं। पहली आती है साइकोमेट्रिक और दूसरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में सिर्फ 3 ही मॉडल है, पास मॉडल और त्रिचापीय सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बल्कि साइकोमेट्रिक में अन्य सभी प्रकार के आ जाते हैं, जैसे बिन्ने का सिद्धांत, स्पीयरमैन का, गिलफोर्ड का, थ्रस्टन का और जेनसन का, और थॉर्नडाइक का बहुकारक और प्रतिमान सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, जो कारक वाले ज़्यादातर सिद्धांत हैं वो साइकोमेट्रिक में आ जाते हैं। साइकोमेट्रिक उपागम कौन सा है, इसमें बुद्धि की अनेक योग्यताओं को संगठन माना है। यानी बुद्धि को क्या माना है, अनेक योग्यताओं का संगठन माना है, जिसको कभी कभी कारक नाम भी दिया गया है। योग्यताओं के संगठन को कारक नाम भी दिया गया है। यानी अनेक प्रकार के कारक मिलके
किसका निर्माण करते हैं? बुद्धि का निर्माण करते हैं। ये किसमें? मनोगतिक उपागम में माना है। अब हम बात करते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इसमें बुद्धि को क्या माना है? इसमें बौद्धिक तर्क करना यानी तर्क देना, समस्या में व्यक्ति के उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रोसेस है उसके अध्ययन पर बल देता है। यानी ये बल देता है जो संज्ञानात्मक प्रोसेस है, किस प्रकार बुद्धि कार्य करती है, उस पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक एक करके इनके सभी जो हमें उपागम सिद्धांत पढ़ने हैं वो। सबसे पहला वन फैक्टर थ्योरी या फिर इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। हिंदी में एक खंड, एक तत्व, एक कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया था सबसे पहला सिद्धांत? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। यही सबसे पहले शोध कर रहे थे अल्फ्रेड बिने सबसे पहले। इसी को ही निरकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निरकुशवादी सिद्धांत कौन सा है, तो वो है वन फैक्टर थ्योरी जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी। इन्होंने बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में रखा, एक कारक माना। बिने ने बुद्धि की योग्यता का एक समुच्चय माना, एक कारक माना, जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में उपस्थित किसी एक अथवा अन्य समस्त समस्याओं को समाधान करने में किया जाता है। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक क्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले अल्फ्रेड बिने हैं, वो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। अब हम देखते हैं टू फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर यानी द्विखंड, द्वितत्व या फिर द्विकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत है वो कारक विश्लेषण की संख्या की विधि पर आधारित है और उन्होंने दो प्रकार के कारक बताए, नाम से पता चल रहा है। टू फैक्टर यानी दो फैक्टर बताए। कौन कौन से? पहला है जी फैक्टर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एस यानी स्पेशल, जी फॉर जनरल। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक हिंदी में बोला गया है। पहला है जी फैक्टर, दूसरा कौन सा है? दूसरा है एस फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। जी फैक्टर के अंदर कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं आती है जो प्राथमिक है, जिनका प्रभाव सभी कार्यों में के निष्पादन में पड़ता है। यानी जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले जी कारक की आवश्यकता होती ही होती है, सभी प्रकार के कार्य के लिए। स्पीयरमैन ने जो सामान्य बुद्धि है यानी जी फैक्टर पर अधिक बल दिया और इसे मानसिक ऊर्जा कहा। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा किसको कहा? जी फैक्टर को कहा या फिर सामान्य बुद्धि को कहा, सामान्य कारक को कहा। फिर आते हैं इसमें स्थायी गणित कार्य सफलता के लिए जिम्मेदार हैं और सामान्य मानसिक शक्तियां प्रत्येक क्रिया में प्रयोग प्रत्येक में अलग अलग पाई जाती है। जो सामान्य कार्य करने के लिए उपयोगी हैं वो सामान्य कारक है और विशिष्ट कार्य में करने के लिए विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन सामान्य कार्य सभी में पाया जाता है, सभी कार्यों में। अगर विशिष्ट में भी कोई विशिष्ट कार्य भी करना है तो उसके लिए भी सामान्य कारक की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये विशिष्ट है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए जैसे संगीत, चित्रकारी, कोई विशेष योग्यता वातावरण में सीखा जाता है, विशेष क्षेत्र में सफलता को व्यक्त करता है। तो ये क्या है? जैसे संगीत और चित्रकारी है, ये विशिष्ट कार्य है। इनके लिए जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे गणित कार्य में सफलता के लिए सिर्फ एस फैक्टर प्रभावी होना जरूरी है, इसके लिए सिर्फ जी फैक्टर प्रभावी होना जरूरी है, इसके लिए एस फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती गणित और विज्ञान कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आती है थ्री फैक्टर थ्योरी यानी त्रिखंड, त्रिकारक और त्रितत्व सिद्धांत। इसको भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बाद में 1911 में संशोधन करके जी और एस फैक्टर के साथ साथ एक सामूहिक खंड को भी जोड़ा। सामूहिक कारक बोल सकते हो आप। सामूहिक कारक कौन सा होता है कि मान लो कि बुद्धि है, इसमें अधिकतर कौन सा होता है? जी कारक पाया जाता है। इसमें एस फैक्टर जो एस कारक है वो इसके साथ होते हैं, एस कारक। तो ये जो भाग है जो जी और एस दोनों से मिलकर बना है, इसको सामूहिक बुद्धि या फिर सामूहिक कारक नाम, सामूहिक खंड नाम दिया। तो ये खंड कौन सा है? ये है सामूहिक खंड। ठीक है, ये कहा था चार्ल्स स्पीयरमैन ने।
नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी यानी बहुकारक सिद्धांत। ये आ गया बहुकारक, इसके बाद में समूह कारक भी आएगा, समूह कारक अलग पढ़ेंगे अब। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसको असत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने इसमें 6 कारक बताए थे। मल्टीपल फैक्टर है, दो या 3 से अधिक होंगे। इसने 6 कारक बताए थे और इस सिद्धांत को बालू के टिल्ले का सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि विशिष्टीकृत एवं स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित होती है। इनके मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया जाता। सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होती। इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि होती नहीं है। एक क्षेत्र में योग्यता से दूसरे कार्य करने की योग्यता के बारे में नहीं जान सकते, यानी एक क्षेत्र में किसी कोई निपुण है तो ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे में भी निपुण होगा। तो यानी सामान्य बुद्धि जैसी कोई होती नहीं है, यानी जी फैक्टर को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने 6 कारक बताए, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा संबंधी योग्यता, तर्क योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषण योग्यता। इन्होंने कहा कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि विशिष्ट योग्यताएं निहित होती है जो कि विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। जो विशिष्ट योग्यताएं कौन सी थी? ये 6 कारक या 6 विशिष्ट योग्यताएं बताई थी। किसने? थॉर्नडाइक ने। और इनकी थ्योरी का नाम था मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू के टीले का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 नंबर, जिसको हम समूह कारक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि लुईस थ्रस्टन ने दिया था। थ्रस्टन ने दिया था समूह कारक, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। इसके एक अन्य नाम है जो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ये भी नाम से जाना जाता है और समूह कारक ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें कंफ्यूज ना हो जाना कि समूह कारक और बहुकारक एक ही मत समझ लेना। इन्होंने बहुकारक में 6 कारक बताए थे, इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। कौन सी हैं? वर्बल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल यानी देशिक यानी स्थान से संबंधित जो होती है, परपेचुअल स्पीड प्रत्यक्षिक गणित, वर्ड फ्लुएंसी शब्द प्रवाह, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग यानी तर्क से संबंधित। ये 6 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई। किसने बताई थी? लुईस थ्रस्टन ने। नेक्स्ट आती है सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी में विभिन्न मानसिक योग्यताओं का अंश पाया जाता है। ये क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मानसिक, किसने दी थी? थॉमसन ने दी थी। इन्होंने माना कि जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है उन सभी से एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया जाता है और एक नई योग्यता का निर्माण किया जाता है जो किसी कार्य करने के बाद में पूर्णतः नष्ट हो जाती है वो योग्यताएं। तो ये किसने कहा था? थॉमसन ने। इसीलिए मतलब थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया जाता है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से, है ना, तो और नई योग्यता का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसको सैंपलिंग थ्योरी नाम दिया गया। प्रतिदर्श या फिर प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हायरार्की थ्योरी है। एक तो हायरार्की मॉडल आएगा, हायरार्किकल मॉडल आएगा, एक आएगा हायरार्किकल थ्योरी। थ्योरी अलग है, मॉडल अलग है। थ्योरी किसने दी थी? वर्नन ने दी थी। मॉडल किसने दिया था? आगे पढ़ेंगे। मॉडल दिया था ऑर्थर जॉनसन ने, हायरार्किकल मॉडल। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहले थ्योरी। थ्योरी में पहले इन्होंने 3 लेवल बताए। 3 लेवल, फर्स्ट लेवल पर मेजर ग्रुप आते हैं, सेकंड पर माइनर और थर्ड लेवल पर स्पेसिफिक फैक्टर, जो स्पेशल एबिलिटी होती है वो आती है। फर्स्ट लेवल पे इन्होंने एक जी कारक है जो सामान्य समूह है, इसको 2 भागों में बांटा। फर्स्ट लेवल पर VED और KM नाम दिया और इनके अंदर जो VED है इसके अंदर जो सेकंड लेवल पर इन्होंने इसको 3 भागों में बांटकर 3 प्रकार की एबिलिटीज बताई। कौन कौन सी? वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल और एजुकेशनल एबिलिटी किसमें? VED समूह में बताई। जो ये मेजर ग्रुप है VED और KM, किसके भाग बनाए थे? जी फैक्टर के। और KM के अंदर 4 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है। किस प्रकार की? वो होती हैं
प्रैक्टिकल एबिलिटीज, मैकेनिकल, स्पेशल और स्पेशियल यानी स्थान से संबंधित, और फिजिकल एबिलिटी। तो इस प्रकार की 4 योग्यताएं इसमें पाई जाती है और 3 इसमें। ये होती हैं माइनर ग्रुप फैक्टर जो एबिलिटीज बताई। इसके बाद में इनमें भी अगर स्पेशल कोई एबिलिटी होती है वो किस में आती है, स्पेशल फैक्टर के अंदर। इसको आगे स्पेशल एबिलिटीज में व्यक्त किया गया। ये थी जनरल यानी माइनर ग्रुप और ये थी मेजर ग्रुप। तो ये किसने बताया था हायरार्किकल थ्योरी, वो थी वर्नन ने। या तो आपसे नाम से पूछा जाएगा वर्नन का हायरार्किकल मॉडल या फिर थ्योरी, तो फिर आपको ये करना है। अगर नाम से ना पूछा जाए तो थ्योरी की बात आए तो वो वर्नन ने दी थी, और मॉडल की बात आए तो ऑर्थर जैनसन ने दिया था। अगर नाम से पूछा जाए कि जैनसन का हायरार्किकल मॉडल या फिर थ्योरी तो अच्छी बात है, लेकिन नाम से नहीं पूछा जाए तो थ्योरी और मॉडल में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल, जो पदानुक्रमिक जो मॉडल है। इन्होंने भी लेवल 2 बताए, 1 और 2, लेवल फर्स्ट, सेकंड, प्रथम और द्वितीय। प्रथम स्तर है वो सहचार्यात्मक अधिगम का होता है, जिसके अंतर्गत आगत और निर्गत लगभग समान होते हैं। यानी जो चीज़ याद की वो किसी को बता दी, आपको किसी ने बताया कि ये चीज़ है और आपने आगे जाके बता दी। यानी आगत और निर्गत जो इनपुट और आउटपुट है दोनों समान हैं, तो वो क्या कहेगा, लेवल फर्स्ट में आता है। उदाहरण के लिए रट कर किए जाने वाला अधिगम और स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है आपकी, लेवल फर्स्ट में आती है। लेकिन लेवल सेकंड पे क्या आता है, जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं उनका होता है, आपकी क्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं और एक आगत से एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। आपसे कुछ पूछा गया, आपने प्रोसेस किया, जैसे पहाड़े होते हैं, मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, यानी जिनमें आपके सोचने की जरूरत पड़ती है, याद से नहीं, याद नहीं करना कि हाँ क्या बताया गया, उसके ऊपर आप तर्क दिए, तो वो किस में आते हैं, लेवल सेकंड में आते हैं। और इसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है लेवल सेकंड में। किसने बताया था, ऑर्थर जैनसन ने बताया था, और इनकी थ्योरी, इनका मॉडल था हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 नंबर, बुद्धि का संरचना मॉडल, SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, और या फिर इसको त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। गिलफोर्ड ने दी थी, JP गिलफोर्ड ने दी थी त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत, SOI मॉडल, विभिन्न नाम है इसके। बुद्धि संरचना, बुद्धि की संरचना बताई थी। इन्होंने एक बुद्धि को एक क्यूब के समान माना, जैसे एक क्यूब होता है, क्यूब में 3 आयाम होते हैं, तो इसने भी बुद्धि के बौद्धिक विशेषताओं के 3 आयामों में वर्गीकृत किया। पहला संक्रियाएं यानी ऑपरेशन, दूसरा है विषय वस्तु यानी कंटेंट, तीसरा है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो ये क्या क्या होती है, इन्होंने बताई कि संक्रियाएं होती है वो 6 होती है। कौन कौन सी, क्या होती है संक्रियाएं, ऑपरेशंस, ये होती हैं बुद्धि द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, 6 प्रकार की होती है। कोग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवेल्युएशन। ये 6 प्रकार की ऑपरेशन क्रियाएं होती हैं। जो बुद्धि द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हीं को ही संक्रिया या फिर ऑपरेशन नाम दिया है। फिर आती है विषय वस्तु। दूसरा आयाम किसका बताया, विषय वस्तु का बताया, जिस पर बौद्धिक क्रियाएं की जाती है। यानी जो जिस पर बौद्धिक क्रियाएं की जाती है वो क्या है, कंटेंट आता है। ये 5 होती है, ये कितनी होती है, ये 5 होती है। विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, ये होती है 5 प्रकार के कंटेंट होते हैं। इनके ऊपर बुद्धि क्रिया करती है, जिनको संक्रिया नाम दिया है। फिर आता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, यानी सूचनाओं का जो प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है, वो 6 प्रकार से होता है और 6 भागों में बांटा प्रोडक्ट उत्पाद को, इस आयाम को। इसमें यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन आते हैं। तो 6, 5 × 6 इस प्रकार के एक वर्गीकरण वर्ग बनाते हैं। और इसमें कितने प्रकोष्ठ हो गए, ये टोटल 180 भाग हैं। वो 180 प्रकार की योग्यताओं को बताते हैं। 180 प्रकार की योग्यताएं या फिर क्या हो गए, या फिर कारक, 180 प्रकार के कारक या फिर योग्यताओं को बताते हैं। किसने बताया था, JP गिलफोर्ड ने।
इनके जो बुद्धि का जो सिद्धांत है या मॉडल है, इसके नाम भी जरूर याद रखना, बुद्धि संरचना मॉडल या फिर 3 डायमेंशनल, 3D 3 आयाम बताए थे, 3 डायमेंशनल नाम, त्रिविमीय सिद्धांत नाम रखा गया JF गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुबुद्धि सिद्धांत। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। और बहुबुद्धि का मतलब अनेक प्रकार की बुद्धि, और इसने 8 प्रकार की बुद्धि, पहले 8 प्रकार की बुद्धि बताई, लेकिन 9वां भी जोड़ा गया जो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ MI भी नाम दिया गया है इसे कहीं कहीं। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो इसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार के कारक बताए या फिर बुद्धि बताई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कारक की बात नहीं की थी, इसने बुद्धि की बात की थी। पहली बुद्धि आ गई भाषागत, जिसमें भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जैसे कवि हो गए, पत्रकार, वकील, लेखक, गीतकार, व्याख्याता यानी लेक्चरर, किसमें आते हैं? भाषागत, लिंग्विस्टिक, जिसमें बुद्धि अधिक पाई जाती है। फिर आते हैं लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग से संबंधित, यानी तार्किक और गणितीय जो होती हैं जिनमें बुद्धि, उनको रखा गया है। या इनमें वैज्ञानिक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता अधिक पाई जाती है। इनमें कौन कौन आते हैं? वैज्ञानिक आते हैं, गणित शास्त्री, दार्शनिक आ गए, और जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनको भी इसी में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल यानी देशिक या फिर स्थान से संबंधित बुद्धि रखने वाले। इनमें दृश्य बिंब और प्रतिरूपण निर्माण कौशल की क्षमता अधिक पाई जाती है। और इनमें कौन से आते हैं? नौका चालक आ गए, शिल्पकार, यानी शिल्पकार किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। सर्वेक्षक आ गए, पायलट भी इसमें आते हैं। मूर्तिकार भी इसमें आते हैं, मूर्तिकार या फिर शिल्पकार। चित्रकार भी इसमें में आते हैं, वास्तुकार भी इसी में आते हैं, क्योंकि इनको स्थान से संबंधित योग्यताओं का अधिक ज्ञान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजिकल, नाम से पता है लय, तान आदि वाली योग्यता रखने वाले, है ना। इसमें रचयिता, सारंगी वादक और तबला वादक आते हैं। म्यूजिक वाले जो रचना करते हैं वो रचयिता। फिर आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गति संवेदक। इनमें शारीरिक संचालन से संबंधित जो होते हैं वही आते हैं, जैसे नर्तक, धावक, सर्जन, अभिनेता। सर्जन किस में आते हैं? इसमें आते हैं, ध्यान रखना ये बात। जिम्नास्टिक वाले इसी में आते हैं। नेक्स्ट प्रकार की बुद्धि है इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। इंटरपर्सनल यानी दो की बात हो रही है तो दूसरों के भावों को समझने की जो योग्यता है वो आती है इंटरपर्सनल, जिसमें क्या होते हैं? चिकित्सक हो गए, विक्रेता हो गए, और कौन से हो गए? मनोवैज्ञानिक हो गए, परामर्शदाता हो गए, और राजनेता। राजनेता भी दूसरे के भावों को समझते हैं, है ना। तो वो किस में आते हैं? इंटरपर्सनल में। फिर आते हैं इंट्रापर्सनल यानी खुद को समझने वाले। इंट्रापर्सनल बुद्धि यानी खुद को समझने वाले, जैसे कोई महात्मा, कोई योगी, फिर दार्शनिक हो गए, संत हो गए, वो किस में आते हैं? इंट्रापर्सनल। फिर आते हैं नेचुरलिस्टिक यानी प्रकृतिवादी, जो पर्यावरण या प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञानी, और पर्यटक और भूगोलवेता किस में आते हैं? प्रकृतिवादी में आते हैं। इसके बाद में सन 2000 में एक 9वां अस्तित्ववादी भी जोड़ा गया। इसमें 9वां भी बुद्धि जोड़ी गई, जिसे अस्तित्ववादी नाम दिया गया। इसमें जो मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत और मानव अनुभूतियों की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता होती है। इसमें दार्शनिक चिंतक में पाई जाती है। तो ये 9 प्रकार भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थ्योरी त्रिचापीय सिद्धांत है, या फिर सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। मुख्य इसका नाम है त्रिचापीय सिद्धांत। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने क्या परिभाषा दी बुद्धि की? कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और अपने संस्कृतियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने।
अब बुद्धि के सिद्धांत को, बुद्धि 3 प्रकार की बताई इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? घटकीय बुद्धि और अनुभविक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, तीसरी सांदर्भिक बुद्धि। पहले बात करते हैं घटकीय बुद्धि की। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है, इसीलिए इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि का नाम भी दिया गया है। यानी सूचनाओं का विश्लेषण करे तो वो किस प्रकार की बुद्धि आ गई? विश्लेषणात्मक या फिर घटकीय बुद्धि। इस बुद्धि को 3 अलग अलग घटकों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान संग्रहण घटक, जिसमें सूचना को संचित करना और नए सूझ को उत्पन्न करना सम्मिलित है। दूसरा आ गया मेटा घटक, इसमें उच्च स्तरीय प्रक्रिया यानी समस्या समाधान से संबंधित जो कौशल होते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। तीसरा आ गया निष्पादन घटक, इसमें वास्तविक मानसिक क्रियाएं आती हैं। तो ये 3 प्रकार के घटक किसमें आते हैं? घटकीय बुद्धि के पार्ट हैं। नेक्स्ट जो बुद्धि है वो है अनुभविक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है, एक्सपीरियंस के बेस पर, है ना। तो सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है, सृजनात्मक रूप से यानी नए तरीके से करता है उसका उपयोग। तो यह आ गया अनुभविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि। फिर आते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस यानी सांदर्भिक बुद्धि, यानी व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि। नाम से पता है, व्यावसायिक समझ, व्यवहारिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। इसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। व्यवसाय से संबंधी है, व्यवहार से संबंधी जो भी मांगे हैं वो सांदर्भिक बुद्धि में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा है? पास मॉडल। किसने दिया था? जेपी दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने। पास मॉडल योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सैकालिक अनुक्रमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में पास मॉडल यानी प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेशनल एंड सक्सेसिव मॉडल के नाम से जाना जाता है। सिमुल्टेनियस बोलते हैं इसको। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं हैं वो 3 तंत्रिकीय और स्नायु तंत्रों द्वारा संपादित की जाती है। 3 हैं वो तंत्रिकीय या फिर स्नायु तंत्रों द्वारा की जाती है। इन 3 तंत्रों को मस्तिष्क की 3 प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी इन 3 तंत्रों को मस्तिष्क की 3 प्रक्रियात्मक इकाई कहा जाता है। पहली है योजना, प्लानिंग यानी योजना बनाने से संबंधित। दूसरी आ गई अराउजल यानी भाव प्रबोधन या फिर अटेंशन, अवधान से संबंधित। तीसरी आ गई सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, सैकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रमण। इसी को ही पास मॉडल, इन तीनों को मिला के पास मॉडल बनता है। ये बुद्धि का पास मॉडल है, यानी ये मस्तिष्क में 3 प्रक्रियात्मक इकाई कहा। किसने बताया था? जेपी दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने। इन्होंने एक क्वेश्चनरीज भी बनाई जिसका नाम था कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। दास और नीलगिरी ने एक परीक्षण माला विकसित की जिसको CAS कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसको हम आगे जब परीक्षण की बात करेंगे बुद्धि के, तब हम बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुद्धि का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और किसने किया। सबसे पहले जो 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन थे, इन्होंने औपचारिक रूप से बुद्धि का मापन करने का सफल प्रयास किया था। यानी पहली परीक्षण माला किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने, और अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दी थी। 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते हुए इन्होंने मेंटल एज नाम का कॉन्सेप्ट दिया। यानी MA किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। फिर बात करते हैं 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न। इन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। और IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? वो थे टर्मन। ये याद रखना, IQ का कॉन्सेप्ट तो दिया था विलियम स्टर्न ने, लेकिन IQ का फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। IQ यानी IQ का फॉर्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100, ये होती है IQ। क्रोनोलॉजिकल जो आपकी एक्चुअल आयु है, मानसिक आयु आपकी मानसिक आयु। मानसिक आयु का अर्थ ये हुआ
कि अगर आप 5 साल के हैं और आप 6 साल के बच्चे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आपकी आयु, मानसिक आयु 6 साल हो गई। यानी आप किस साल के बच्चे हैं और किस साल की योग्यता को हल कर सकते हैं, वो होगी आपकी मानसिक आयु अपॉन CA × 100। उससे क्या निकलता है IQ, और IQ के आधार पर एक क्लासिफिकेशन किया गया, उसको देखते हैं। यदि IQ 90 से 109 या फिर 110 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं, यानी औसतन है। ज़्यादातर लोगों का IQ 90 से 110 के बीच में पाया जाता है। यदि आपका सुपीरियर 110 के बीच में पाए जाने का मतलब हो गया MA/CA × 100, यानी MA और CA बिल्कुल बराबर है, यानी 6 साल ही CA है और 6 साल ही MA है, तो उसकी क्या आएगी 100 आएगी। और कितनी आएगी क्लासिफिकेशन में 100 आएगी IQ, और फिर उसे नॉर्मल औसत में रखा जाएगा। यदि MA ज़्यादा हो गई और उसके बाद में IQ 110 से 119 के बीच, 120 के बीच में आ गई तो उसको बोलते हैं श्रेष्ठ या फिर सुपीरियर। श्रेष्ठ या फिर सुपीरियर इधर दिया गया है, वो NCERT में जो लिखा हुआ है वो दिया गया है, तो आप ध्यान रखना कि NCERT में श्रेष्ठ कहाँ से है, उससे ऊपर उच्च औसतन यानी नॉर्मल से हायर नॉर्मल, और नीचे वाला लोअर नॉर्मल, फिर आता है सुपीरियर, फिर आता है वेरी सुपीरियर। ये NCERT में दिया गया है, वो भी ध्यान रखना। सीमावर्ती यानी जो बॉर्डर लाइन में है, और 70 से कम वाले जो फिर बौद्धिक रूप से अशक्त हैं उनको रखा गया है। अब हम जो नॉर्मल जो डिटेल हैं उसकी बारे में बात करते हैं, जो डिटेल क्लासिफिकेशन है। यदि आपका IQ 120 से 140 के बीच में है तो आप वेरी सुपीरियर में आएंगे, और 140 से अधिक वाले उन्हीं को ही प्रतिभावान, प्रतिभाशाली या फिर जीनियस कहा गया है, ये याद रखना। यदि आपका IQ यानी MA है, जैसे CA 6 साल आ गई लेकिन MA है वो 5 आ गई या फिर कम आ गई, 6 से कम आ गई, तो फिर आपके औसत से कम आएगा IQ। तो 80 से 90 के बीच में IQ है तो इसको आप बोलेंगे डल यानी मंदबुद्धि। यदि 70 से 80 के बीच में है तो इसको फीबल बोलेंगे। इंग्लिश में जरूर नाम याद रखना, फीबल यानी क्षीण बुद्धि या सीमांत मंदबुद्धि, मंदबुद्धि से भी नीचे वाला सीमांत मंदबुद्धि। फिर आता है 50 से 70 के बीच में वाला, उसको बोलते हैं मोरोन, मोरोन बोलते हैं मूर्ख को, ये याद रखना, मोरोन बोलते हैं मूर्ख को। फिर आते हैं 20 से 50 वाला, इसको बोलते हैं इम्बिसाइल, इम्बिसिल यानी मूड, ये तो मूड बुद्धि है, मूड बुद्धि जिसकी बुद्धि 20 से 50 के बीच में। यदि 20 से भी कम है उसको बोलते हैं इडियट यानी जड़ बुद्धि, महामूर्ख, मूर्खों का भी मूर्ख है ये, इडियट है। तो जिसकी IQ 20 से भी कम है वो आता है महामूर्ख के अंतर्गत। अब हम इसके परीक्षण को पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस ने दिए हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार ये व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है और सामूहिक परीक्षण भी लिए जा सकते हैं। अलग अलग हैं, व्यक्तिगत अलग हैं और सामूहिक अलग अलग हैं, ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल। फिर आते हैं 3 प्रकार के जो देने की रीति के आधार पर या भाषा के आधार पर बोल सकते हो, भाषा के आधार पर 3 प्रकार के टेस्ट आते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और तीसरा कौन सा आ गया, निष्पादन परीक्षण। तो इनको देखते हैं। शाब्दिक जिनमें पढ़े लिखे लोग और अमूर्त बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। फिर आते हैं अशाब्दिक, इनमें छोटे बालक जो अभी पढ़े लिखे नहीं है, जो निरक्षर हो गए या फिर गूंगे बहरे बालक हो गए, जो इनके मूर्त बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ये याद रखना, मूर्त और अमूर्त के लिए, ठीक है। अशाब्दिक में यानी नॉर्मल वर्बल टेस्ट कौन से होंगे, जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम निष्पादन परीक्षण देख लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर इसको क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है, इंग्लिश में परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। कभी कभी अशाब्दिक को भी परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, परफॉर्मेंस अलग होती है, अशाब्दिक अलग होते हैं। लेकिन हाँ, अशाब्दिक जो निष्पादन परीक्षण है या परफॉर्मेंस टेस्ट है वो अशाब्दिक ही होंगे, यानी उसमें भाषा रहित होंगे वो। अब देखते हैं, इस परीक्षण में लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं होती, कुछ वस्तुएं अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित करना होता है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों का मापन में उपयोगी है। यानी संस्कृति का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संस्कृति का हो, बस वस्तुओं को एक व्यवस्थित करने से संबंधित टेस्ट होते हैं।
जैसे को ब्लॉक परीक्षण हो गए, ये एक अशाब्दिक परीक्षण से भिन्न है, ये इससे भिन्न है जो अशाब्दिक नॉन वर्बल टेस्ट है। सबसे पहला जो क्रियात्मक परीक्षण है वो 1866 में सेंगुई ने बनाया था। अशाब्दिक में वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं बल्कि उनका चित्र बनाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है, जबकि जो क्रियात्मक परफॉर्मेंस टेस्ट है उनमें वस्तुओं को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है। ये अंतर है दोनों में, अशाब्दिक और क्रियात्मक में। अब इनमें क्या विशेषताएं हैं? जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ये भाषा रहित होते हैं, इसमें सामग्री ठोस वस्तुओं पर आधारित होती है, परीक्षण जो सामग्री है। परीक्षणों में जो कुछ भी व्यक्ति को करना होता है वो परीक्षक संकेतों या इशारों द्वारा समझाया जा सकता है, यानी समझा सकते हैं इशारों के द्वारा भी, और भिन्न भिन्न संस्कृति के व्यक्ति भी इसे आसानी से दे सकते हैं, इसीलिए ये संस्कृति मुक्त टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा संस्कृति का प्रभाव शाब्दिक में पड़ता है क्योंकि उसमें भाषा का उपयोग किया जाता है और संस्कृति की भाषा का एक अहम भाग है। अब सबसे पहला टेस्ट बात करते हैं जो शाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। बिने साइमन ने सबसे पहले दिए थे, तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में, बाद में इनका संशोधन भी हुआ, साइमन साथ में आए। फिर बात करते हैं स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, यानी बिने के साथ स्टैनफोर्ड मिल गए, इसको स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 से 22 वर्ष के व्यक्तियों के लिए होता है। इसके बाद में हिंदुस्तान में भी एक इसी टेस्ट को फिर से संशोधित किया गया जिसको हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस स्केल के नाम से जानते हैं, यानी जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है इसी को ही। और 1922 में इसको डॉक्टर C.H. राइस है, इन्होंने इसको संशोधन किया था, बनाया था हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। फिर 3 नंबर पे आता है टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण, ये भी एक क्या है? शाब्दिक परीक्षण है। ये याद रखना, ये सभी क्या है? शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक, अशाब्दिक और परफॉर्मेंस वाले हैं वो जरूर याद रखना कि कौन सा परफॉर्मेंस है, कौन सा नॉन वर्बल और वर्बल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सभी जो परीक्षण हैं ये किस में आते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड, क्रियात्मक या फिर निष्पादन वाले परीक्षण होते हैं। पहला आता है मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक से संबंधित है। ब्लॉक बिल्डिंग किसने दिया था? मेरिल पाल्मर ने दिया था। 38 परीक्षण है, 13 महीने से 5.5 वर्ष के बच्चों के लिए हैं, मेरिल पल्मार द्वारा दिया गया। फिर आता है को ब्लॉक डिजाइन, यानी को का SC को का ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक को डिजाइन करने वाला परीक्षण। किस प्रकार का परीक्षण है? ये भी निष्पादन परीक्षण है। फिर आता है अलेक्जेंडर ने बनाया था पास अलोंग परीक्षण, पास अलोंग टेस्ट। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ने बनाया था, और इसने 9 डिजाइन कार्ड रखे थे। फिर आता है सेंगुई फॉर्म बोर्ड परीक्षण और गोडार्ड फॉर्म बोर्ड परीक्षण, ये भी क्या है? निष्पादन परीक्षण है। सेंगुई फॉर्म बोर्ड टेस्ट और गोडार्ड फॉर्म बोर्ड टेस्ट। अब हम बात करते हैं, एक आता है भूलभुलैया परीक्षण, किसने दिया था? पोर्टियस ने दिया था। फिर आता है हीली का चित्र पूर्णता परीक्षण, हीली पिक्टोरियल कंप्लीशन टेस्ट। फिर आता है मिनेसोटा का पूर्व स्कूल परीक्षण, ये मिनेसोटा पूर्व स्कूल परीक्षण। इसके अलावा हमने किस में पढ़ा था? ये व्यक्तित्व में भी पढ़ा था, वो मिनेसोटा अलग था। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? 8 के 8 टेस्ट निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एक परीक्षाओं का समूह जिसको स्केल या बैटरी कहा जाता है, यानी जहाँ पे स्केल या बैटरी यूज किया जाएगा उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के परीक्षण होंगे, एक से ज़्यादा परीक्षण होंगे। जैसे अनेक प्रकार के स्केल भी है, पहला है पीटरसन स्केल, दूसरा है ऑथर पॉइंट स्केल, तीसरा है परफॉर्मेंस अलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस। ये 3 आगे स्केल या फिर बैटरी का। और चौथा एक भारत के रेफरेंस में बनाया गया था, क्या नाम था? भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी। इसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते थे, को ब्लॉक, अलेक्जेंडर का पास अलोंग और पैटर्न ड्राइंग परीक्षण और अंकों से संबंधित कालीन स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। इसमें जो 3 हैं ये खुद डॉक्टर चंद्रमोहन ने बनाया था। तो ये किसने दी थी? अब चंद्रमोहन भाटिया ने दी थी, जिसको भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी के नाम से जानते हैं भारत के रेफरेंस में। नेक्स्ट जो है आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आपने नाम सुना होगा, या फिर आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, ये देखते हैं। आर्मी अल्फा बीटा है वो आर्थर S. ओटिस ने दिया था। आर्मी अल्फा है वो प्रथम विश्व युद्ध में निर्मित की गई थी। ये शाब्दिक परीक्षण है,
शाब्दिक है आर्मी अल्फा। इसमें गणित से संबंधित समस्याएं तो शाब्दिक ही होगी, सामान्य ज्ञान से संबंधित समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं थी। और प्रथम विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें एक आर्मी जनरल टेस्ट लिया गया, ये भी शाब्दिक था, शाब्दिक परीक्षण था, यानी शब्दावली और गणितीय तर्क आदि दिए गए थे, तो ये वर्बल टेस्ट है। फिर आता है आर्मी बीटा टेस्ट, यानी जो अनपढ़ थे, तो ये अशाब्दिक परीक्षण था, और ये प्रथम विश्व युद्ध में। अल्फा बीटा हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के हैं, बस जो पढ़े लिखे थे उनके लिए अल्फा और जो अनपढ़ थे उनके लिए बीटा, या जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, अनपढ़ और अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, उनको बीटा टेस्ट। इसमें भूल भुलैया, चित्रपूर्ति, ब्लॉग और विद्यार्थियों से वयस्क तक सभी के लिए था, तो ये एक अशाब्दिक था। इसके अलावा एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी था, शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। काफ़ी बार ये हमने कहाँ पढ़ा था, आगे भी बुद्धि जो व्यक्तित्व मापन से संबंधित है वहाँ भी जाना था। तो ये किसने दिया था, रेवेन ने दिया था। ये सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कहा जाता है, सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, और ये एक अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है और सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी एक ऐसे अशाब्दिक परीक्षण का नाम बताइए जो सांस्कृतिक मुक्त है, तो कौन सा है, आरपीएम टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो फिट होगा वो ब्लॉक बताइए, तो आपको करना है, तो इसमें संस्कृति का प्रभाव सबसे कम होता है। अमूर्त चिंतन तार्किक चिंतन और प्रत्यक्षण की तीव्रता का मापन करता है। इसमें 5 उप परीक्षण शामिल है। रंगीन सांचों का प्रयोग किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी है। ये था आरपीएम टेस्ट। फिर आता है वेसलर का बुद्धि परीक्षण, वेसलर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल। ये एक स्केल है, यानी इसमें अनेक प्रकार के टेस्ट होंगे। डेविड वेसलर ने दिया था। इसमें 2 था, एक तो 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, एक 16 से 64 साल के व्यक्तियों के लिए परीक्षण। तो दूसरा जो था वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ये 16 से 20 के लिए। वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये किसके लिए था, 5 से 15 के लिए उपयोगी था। इसके ये वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों प्रकार की विशेषताएं इसमें विद्यमान थी। इसमें 7 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक उपपरीक्षण थे। 7 शाब्दिक में सूचना, बोध, अंक विस्तार, शब्दावली, अंकगणित समानता और अक्षर संख्या परीक्षण थे, और 7 ही क्या थे, अशाब्दिक थे। चित्रपूर्ति, चित्र की व्याख्या, ब्लॉक डिजाइनिंग, वस्तु सज्जीकरण, अंक प्रतीक, भूल भुलैया, संकेत खोज, भूल भुलैया, संकेत खोज, यानी ये दोबारा आ गया फिर से। तो इस प्रकार के परीक्षण थे किसमें, 7 शाब्दिक और 7 अशाब्दिक में, और टोटल 14 टेस्ट थे किसमें, वेसलर बुद्धि जो स्केल था उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएएस, किसने दिया था, दास नीलगिरी, वहीं पे बात की थी। कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, तो ये जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली है, ये विद्यालय शिक्षा से अप्रभावित मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वाचिक तथा अवाचिक दोनों कृत्य रखे गए हैं इसमें, यानी ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार से हैं। ये परीक्षण वाला है वो 5 से 18 साल के वर्ष के व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन करती है। मापन से प्राप्त परिणाम का उपयोग बच्चे में संज्ञानात्मक न्यूनता और अधिकता के आधार पर उनसे संबंधित जो कठिनाई है उनको दूर करने में किया जाता है, और ये भारत के रेफरेंस में दी गई थी, क्योंकि दास नीलगिरी का जो सिद्धांत आपास मॉडल वो अधिकतर भारत के रेफरेंस में लागू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संदर्भ में जो विशेष परीक्षण थे उनकी बात। सबसे पहले जो SM मोहसिन थे, उन्होंने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण को निर्माण करने का एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया। बाद में CH राइस है, इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। और महिला और नोबिस ने बिने के परीक्षण को बंगाली भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया। लोंग और मेहता थे, उन्होंने मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की। मानसिक मापन पुस्तिका जो भारत के विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, और 103 बुद्धि परीक्षणों की सूची है। किसने दिया था, लोंग और मेहता ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण दिए गए हैं भारत के रेफरेंस में, जैसे उदय शंकर जी का CIE अशाब्दिक
CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? उदय शंकर जी ने। और एक निष्पादन परीक्षण भी है CIE के नाम से, अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। इसके अलावा एस जलोटा द्वारा निर्मित मानसिक योग्यताओं का समूह परीक्षण भी है। निष्पादन परीक्षण में भाटिया द्वारा निर्मित निष्पादन परीक्षण माला जो अभी पढ़ी थी, जो भाटिया जी ने बताई थी। और इसके अलावा प्रमिला पाठक ने ड्रॉ ए मैन परीक्षण भी विकसित किया। तो ये थे बुद्धि के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसकी थ्योरीज और टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बुद्धि से संबंधित भी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और जल्द ही मिलेगा आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।